तो चलिए आज समय में पीछे चलते हैं उन कुछ क्रांतिकारी सालों में जिन्होंने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। ये कहानी है समाजवाद और क्रांति की, एक ऐसे दौर की जिसने हमेशा हमेशा के लिए हमारे सोचने का तरीका ही बदल दिया। सोचिए जरा, क्या आप क्या काम करेंगे, आपकी शादी किससे होगी, समाज में आपकी जगह क्या होगी, ये सब कुछ आपके पैदा होते ही तय कर दिया गया है। ये कोई फिक्शन नहीं है, बल्कि 18वीं सदी के यूरोप की हकीकत थी। एक ऐसी दुनिया जो इस सोच पर बनी थी कि कुछ भी कभी नहीं बदलेगा। तो सबसे पहले आइए उस दुनिया को समझते हैं जो इस बड़ी क्रांति से पहले थी। एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से ठहरा हुआ था, ऊंच नीच में बटा हुआ था और जिसकी बुनियादें बहुत जल्द हिलने वाली थी। देखिए, यही उस पुरानी दुनिया का सबसे बड़ा नियम था। आप जिस वर्ग या एस्टेट में पैदा हुए हैं, आपकी पूरी जिंदगी बस उसी दायरे में सिमट कर रह जाएगी। तरक्की या बदलाव का तो कोई सवाल ही नहीं था। तो होता क्या था, सारी की सारी पावर, सारा कंट्रोल बस कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में था, यानी देश के अमीर, कुलीन वर्ग और चर्च। आम इंसान के लिए पॉलिटिकल इक्वालिटी ये शब्द तो किसी ने सुना तक नहीं था। आपका भविष्य आपकी काबिलियत नहीं बल्कि आपका खानदान तय करता था। लेकिन फिर एक चिंगारी भड़की, एक ऐसी चिंगारी जिसने सदियों से जमी इस व्यवस्था में आग लगा दी। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया, यानी फ्रांसीसी क्रांति और उससे निकले वो विचार जो किसी धमाके से कम नहीं थे। साल 1789 ये इतिहास में एक लकीर खींच देता है। इससे पहले लोग बस राजा की प्रजा थे, लेकिन इसके बाद नागरिक का कॉन्सेप्ट सामने आया। एक ऐसा नागरिक जिसके अपने अधिकार हैं। ये सोच में आया एक जबरदस्त बदलाव था, है ना? और यही था इस क्रांति का सबसे पावरफुल मैसेज। ये यकीन कि हम इंसान अपने समाज को खुद बदल सकते हैं, उसे एक नया आकार दे सकते हैं, कि समाज कोई भगवान की बनाई चीज नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता, बल्कि ये हम इंसानों की बनाई एक व्यवस्था है। इस नए दौर की नींव 3 बड़े आइडियाज पर रखी गई। पहला था स्वतंत्रता, यानी सरकार की मनमानी से आज़ादी और हर व्यक्ति के अपने अधिकारों का सम्मान। ये आइडिया राजशाही की जड़ों पर सीधा हमला था। दूसरा बड़ा और क्रांतिकारी आइडिया था समानता। इसका सीधा सा मतलब था कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। जन्म के आधार पर किसी को कोई खास दर्जा या अधिकार नहीं मिलेगा। सोचिए, इस एक विचार ने सदियों पुरानी ऊंच नीच की पूरी व्यवस्था को चुनौती दे दी। और तीसरा पिलर था बंधुत्व। यह विचार कहता था कि एक देश के लोग राजा की प्रजा नहीं बल्कि आपस में भाईचारे के रिश्ते से जुड़े हुए नागरिक हैं, और यहीं से राष्ट्रवाद की एक बिल्कुल नई भावना ने जन्म लिया। इन आइडियाज की आग सिर्फ फ्रांस या यूरोप तक ही नहीं रुकी, इसकी लहरें पूरी दुनिया में फैली। हमारे भारत में भी राजा राम मोहन रॉय और हेनरी डेरोजियोस जैसे बड़े सुधारकों ने इन विचारों पर खूब चर्चा की और उन्हें भारतीय समाज के हिसाब से समझने की कोशिश की। तो ठीक है, पुरानी दुनिया की दीवारें तो गिर गईं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इसकी जगह एक नया समाज बनाया कैसे जाए। और बस इसी एक सवाल के जवाब से ही मॉडर्न पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई। असल में 19वीं सदी की पूरी राजनीति बस इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। देखिए, बदलाव तो सब चाहते थे, पर सवाल ये था कि बदलाव कैसा हो, कितनी तेजी से हो और इसे लीड कौन करेगा। इन सवालों पर लोगों की राय बिल्कुल बंटी हुई थी। तो इस पूरी उथल-पुथल से 3 मेन पॉलिटिकल ग्रुप्स निकल कर आए। पहले थे लिबरल्स, यानी उदारवादी, जो चाहते थे कि चुनी हुई संसद के जरिए धीरे धीरे सुधार हों। फिर थे रेडिकल्स, जो फौरन और बड़े बदलाव चाहते थे, ऐसी सरकार के साथ जो बहुमत से बनी हो। और आखिर में थे कंजर्वेटिव्स, यानी रूढ़िवादी, जो पुरानी परंपराओं को बचाए रखना चाहते थे और किसी भी तरह के तेज बदलाव के खिलाफ थे। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जो लिबरल्स थे वो व्यक्तिगत अधिकारों की बात तो करते थे, लेकिन सबको वोट देने के हक में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट देने का अधिकार सिर्फ उन पुरुषों को होना चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी है। वहीं दूसरी तरफ रेडिकल्स थे, जो उस जमाने में भी महिलाओं के वोट देने के अधिकार यानी विमेन सफ्रेज की बात कर रहे थे। वो सच्ची पॉलिटिकल इक्वालिटी चाहते थे। हाँ, एक बात याद रखना यहाँ बहुत जरूरी है। आज हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लिबरल, रेडिकल या कंजर्वेटिव, 19वीं सदी में इनका मतलब आज से काफी अलग था। तो हमें इन्हें उसी समय के कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा।
तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर समाजवाद का विचार आया ही क्यों? मतलब उस दौर में ऐसा क्या चल रहा था कि लोगों को एक बिल्कुल नए रास्ते की तलाश करनी पड़ी? ये कहानी हमें ले चलती है 19वीं सदी में। ये वो दौर था जब औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पूरे यूरोप में फैल रही थी। नए नए आविष्कार हो रहे थे, टेक्नोलॉजी बदल रही थी और इसने समाज का पूरा ढांचा ही बदल दिया था। लेकिन इस तरक्की की एक स्याह हकीकत भी थी। इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी, और ये कीमत चुका रहे थे वो लाखों लोग जो इस नई दुनिया को अपनी मेहनत से बना रहे थे। उनके लिए जिंदगी आसान नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल थी। सबसे पहली और बड़ी दिक्कत थी फैक्ट्रियों में काम के घंटे, मतलब कोई हिसाब ही नहीं था। दिन भर घंटों तक लोगों से काम लिया जाता था, और इतनी मेहनत के बाद भी क्या मिलता था? बहुत कम वेतन। तनख्वाह इतनी कम थी कि दिन रात काम करने के बावजूद परिवार गरीबी के जाल में ही फंसे रहते थे। और सोचिए, दिन भर की इस थका देने वाली मेहनत के बाद मजदूर जब घर लौटते थे तो उन्हें रहना पड़ता था भीड़ भरे शहरों में, तंग गलियों और गंदे घरों में। रहने के हालात इतने खराब थे कि जिंदगी और भी बदतर हो जाती थी। तो जाहिर है, जब हालात इतने खराब हों तो लोग एक बेहतर विकल्प की तलाश तो करेंगे ही। इसी वजह से समाज में एक नई सोच पनपने लगी कि क्या समाज को चलाने का कोई दूसरा, कोई बेहतर तरीका हो सकता है। और बस इसी तलाश ने जन्म दिया एक क्रांतिकारी विचार को, और इसी विचार को आगे चलकर समाजवाद या सोशलिज्म का नाम मिला। तो समाजवाद का मूल सिद्धांत क्या था? इसका मानना था कि समाज में जो भी असमानता है उसकी जड़ है निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसके मुताबिक देश के जो संसाधन हैं, जैसे कि फैक्ट्रियां, जमीन, इन पर किसी एक इंसान का हक नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे समाज का, सबका नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, विचार तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन सवाल ये है कि इसे अमल में कैसे लाया जाता? तो चलिए अब देखते हैं कि उस दौर के बड़े बड़े विचारकों ने इस नई दुनिया का नक्शा कैसे तैयार किया। शुरुआती विचारकों में एक बड़ा नाम था रॉबर्ट ओवेन का। उन्होंने एक सपना देखा, छोटे छोटे आत्मनिर्भर समुदाय बनाने का, जिन्हें कोऑपरेटिव कम्युनिटीज कहा गया। यहाँ आइडिया ये था कि मजदूर ही मिलकर सब कुछ चलाएंगे, वही मालिक होंगे और जो भी मुनाफा होगा वो सब में बराबर बटेगा। उधर फ्रांस में एक और विचारक थे, लुई ब्लॉन्क। उनका नजरिया थोड़ा अलग था। वो चाहते थे कि सरकार आगे आए और मजदूरों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज, या जिन्हें उन्होंने सोशल वर्कशॉप्स कहा, उन्हें बनाने में आर्थिक मदद करे। मतलब सरकार पैसा दे और मजदूर मिलकर काम करें और मुनाफा बांटें। लेकिन फिर एक और विचार सामने आया जो इन सब से कई ज्यादा क्रांतिकारी था। इस विचार को मानने वालों का कहना था कि ये छोटे मोटे सुधार काफी नहीं हैं। समस्या की जड़ बहुत गहरी है और इसे उखाड़ फेंकने के लिए एक जबरदस्त बदलाव की जरूरत है। ये विचार था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का। उन्होंने समाज को बहुत ही साफ तौर पर दो हिस्सों में बांटकर देखा। एक तरफ थे पूंजीपति यानी कैपिटलिस्ट्स, जिनके पास फैक्ट्रियां थीं, पैसा था, सारे संसाधन थे, और दूसरी तरफ थे मजदूर यानी वर्कर्स, जिनके पास अपनी मेहनत के सिवा बेचने के लिए कुछ नहीं था। मार्क्स और एंगल्स के मुताबिक यही औद्योगिक समाज का सबसे बड़ा टकराव था। तो उनके हिसाब से रास्ता क्या था? रास्ता एक ही था, क्रांति। उनका मानना था कि सबसे पहले सभी मजदूरों को एकजुट होना होगा, फिर उन्हें मिलकर इस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना होगा और उसकी जगह एक बिल्कुल नया वर्गहीन यानी क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण करना होगा। और इस नई दुनिया का, इस नए समाज का जो अंतिम लक्ष्य था, उसे मार्क्स ने नाम दिया साम्यवाद यानी कम्युनिज्म। ये एक ऐसे भविष्य का सपना था जहां कोई निजी संपत्ति नहीं होगी और हर चीज पर, सारे संसाधनों पर पूरे समाज का मालिकाना हक होगा। अब देखिए, ये सारे विचार सिर्फ किताबों और बहसों तक ही सीमित नहीं रहे। ये जमीन पर उतरे और इन्होंने लाखों लोगों को प्रेरणा दी कि वो संगठित हों और अपने हक के लिए एक बड़े बदलाव के लिए आवाज उठाएं। और इसका असर भी दिखने लगा। 1870 के दशक से ही समाजवादी आंदोलन तेजी से बढ़ने लगा। ट्रेड यूनियनें बनने लगी, राजनीतिक पार्टियां खड़ी होने लगी और देखते ही देखते ये पूरे यूरोप में एक बड़ी ताकत बन गए। और नतीजा ये हुआ कि 20वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में कई बड़ी और शक्तिशाली समाजवादी पार्टियां बन चुकी थीं, जैसे ब्रिटेन में लेबर पार्टी, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी और जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी।
ये अब कोई छोटे मोटे ग्रुप नहीं थे, बल्कि बड़ी राजनीतिक शक्तियां बन चुके थे। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इन पार्टियों को इतना जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा था तो यकीनन वो चुनाव भी जीत रही होंगी, सरकारें बना रही होंगी। लेकिन कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ यहीं आता है, और वो मोड़ ये है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी लोकप्रियता और ताकत के बावजूद 1914 में पहले विश्व युद्ध के शुरू होने से पहले पूरे यूरोप में एक भी समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई, एक भी नहीं। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। आखिर होता क्या है जब एक विशाल साम्राज्य, एक बहुत बड़ी ताकत अपनी टूटने की हद तक पहुंच जाती है? यही सवाल 1905 के रूस की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है, जहां हर तरफ से दबाव बढ़ता ही जा रहा था। देखिए, किसी भी धमाके को समझने के लिए पहले उस प्रेशर कुकर को समझना पड़ता है जिसमें वो दबाव बन रहा था, और उस समय का रूस बिल्कुल एक प्रेशर कुकर जैसा ही था। तो आइए देखते हैं कि इस बगावत की जमीन तैयार कैसे हो रही थी। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की तस्वीर कुछ ऐसी थी। ये एक बहुत बड़ा खेती पर निर्भर समाज था। सोचकर देखिए, लगभग 85% आबादी किसानों की थी। यही लोग थे जो साम्राज्य की असली बुनियाद थे। लेकिन मजे की बात यह है कि सबसे ज्यादा नजरअंदाज भी उन्हीं को किया जाता था। और इस पूरे साम्राज्य के सबसे ऊंचे ओहदे पर कौन था? जार निकोलस द्वितीय। उनका शासन था एक निरंकुश शासन, मतलब सारी की सारी शक्ति बस एक इंसान के हाथ में। उन पर लगाम कसने के लिए, उनकी ताकत को चुनौती देने के लिए कोई पार्लियामेंट नहीं, कोई संस्था नहीं थी। और हां, यह साम्राज्य सिर्फ रूसियों का नहीं था, यह फिनलैंड से लेकर सेंट्रल एशिया तक फैला हुआ था। इसमें कई अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग संस्कृतियां और राष्ट्र शामिल थे। और ये जो इतनी ज्यादा विविधता थी ना, यही अंदर ही अंदर तनाव का एक बहुत बड़ा कारण भी बन रही थी। अच्छा, अब जरा किसानों से हटकर शहरों की तरफ देखते हैं। वहां फैक्ट्रियों में मजदूरों की एक नई क्लास तैयार हो रही थी, और उनके हालात बेहद खराब। काम करने के घंटे 15-15 घंटे तक खिंच जाते थे। जरा सोचिए, आज तो हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और इन मजदूरों में एक बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं का था, करीब 31%। वो देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत जरूरी भूमिका निभा रही थीं, लेकिन उनके साथ बर्ताव बराबरी का नहीं था। सिर्फ लंबे समय तक काम करना ही दिक्कत नहीं थी। इन महिला मजदूरों को पुरुषों के बराबर ही मेहनत करने के बावजूद तनख्वाह कम मिलती थी। मतलब ये एक तरह का दोहरा शोषण था, जो असमानता की आग को और हवा दे रहा था। तो चारों तरफ जो एक गुस्सा और बेचैनी थी ना, इसी के बीच कुछ नए राजनीतिक विचार सामने आए। इन विचारों ने लोगों को एक आवाज दी, एक होकर लड़ने का एक नया रास्ता दिखाया। चलिए देखते हैं कि समाजवाद के इन नए आइडियाज ने इस आग में घी डालने का काम कैसे किया। इसी माहौल में 19वीं सदी के खत्म होते होते नई समाजवादी पार्टियां बनने लगीं। ये पार्टियां मजदूरों और किसानों के हक की बात कर रही थीं, उनके गुस्से को एक राजनीतिक शक्ल दे रही थीं। इनमें से एक पार्टी थी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। इनका फोकस खास तौर पर किसानों पर था। इनका सबसे बड़ा मकसद था जमींदारों से जमीन लेकर उसे किसानों में दोबारा बांटना। अब आप सोचिए, जो 85% किसान आबादी थी, उनके लिए ये कितना बड़ा और आकर्षक आइडिया रहा होगा। लेकिन ये समाजवादी आंदोलन भी एकमत नहीं था। जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी, वो दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ थे लेनिन के नेतृत्व वाले बोल्शेविक, जो एक छोटी, टाइट और अनुशासित क्रांतिकारियों की पार्टी चाहते थे, और दूसरी तरफ थे मेंशेविक, जो मानते थे कि पार्टी में सबको शामिल करना चाहिए। ये बंटवारा आगे चलकर बहुत ही ज्यादा अहम साबित हुआ। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जब सालों से जो दबाव बन रहा था वो आखिरकार फट पड़ा। ये वो पल था जिसने रूस के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस क्रांति की जो सबसे तात्कालिक वजह थी वो थी इकोनॉमी। 1904 के आसपास जरूरी चीजों के दाम तो आसमान छूने लगे, लेकिन मजदूरों की तनख्वाह वहीं की वहीं रही। असल में उनकी खरीदने की ताकत, जिसे हम रियल वेज कहते हैं, वो 20% तक गिर गई। लोगों के लिए अपना घर चलाना तक मुश्किल हो गया था। इसी निराशा के आलम में मजदूरों ने फादर गैपॉन नाम के एक पादरी के नेतृत्व में सीधा जार से ही गुहार लगाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि हम सब मिलकर शांति से जार के विंटर पैलेस तक जाएंगे और अपनी मांगें उनके सामने रखेंगे। उनका इरादा बिल्कुल भी हिंसा करने का नहीं था।
लेकिन जार से मदद की ये उम्मीद एक भयानक सपने में बदल गई जब ये हजारों निहत्थे लोग, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे, विंटर पैलेस पहुंचे तो जार की सेना ने उन पर सीधे गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। इतिहास में यह दिन खूनी रविवार के नाम से जाना गया। इस कत्लेआम की खबर ने पूरे रूस में जैसे एक सदमे की लहर दौड़ा दी। अब हम देखेंगे कि इस क्रांति के बाद क्या हुआ और जार ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। खूनी रविवार की खबर ने पूरे साम्राज्य में जैसे आग लगा दी। देश भर में हड़तालें होने लगीं, जिससे देश का कामकाज ठप हो गया। यूनिवर्सिटी और स्कूल बंद हो गए और सबसे जरूरी बात, मजदूरों ने अपनी खुद की काउंसिल बनानी शुरू कर दी, जिन्हें सोवियत कहा गया। ये जार की सत्ता को एक सीधी चुनौती थी। जार पर दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि आखिरकार उन्हें झुकना ही पड़ा। पहले खूनी रविवार हुआ, फिर पूरे देश में विद्रोह हुआ और इसका नतीजा ये निकला कि जार ने एक चुनी हुई संसद यानी ड्यूमा बनाने की इजाजत दे दी। एक निरंकुश शासक के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जार की ये रियायत सिर्फ एक दिखावा साबित हुई। जैसे ही विद्रोह की आग थोड़ी ठंडी पड़ी, उन्होंने पहली ड्यूमा को भंग कर दिया और उसकी सारी ताकत छीन ली। मतलब जो असली समस्या थी, एक आदमी का निरंकुश शासन, वो तो जस की तस बनी रही। चलिए कहानी की शुरुआत इस एक नंबर से करते हैं, 70 लाख। जी हां, 7 मिलियन। 1916 तक आते आते पहले विश्व युद्ध में रूस के इतने सैनिक या तो मारे जा चुके थे या फिर बुरी तरह घायल हो गए थे। ये नंबर हमें बताता है कि रूस कितनी भारी कीमत चुका रहा था, और यही वो बोझ था जिसने एक विशाल साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया था। देखिए, पहला विश्व युद्ध सिर्फ एक घटना नहीं थी। असल में ये वो चिंगारी थी जिसने क्रांति की आग को भड़काया। ये वो पहला डोमिनो था जिसके गिरते ही सदियों पुराना रूसी साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हुआ ये कि 1940 में रूस बड़े जोश के साथ युद्ध में कूदा था, लेकिन बहुत जल्दी ही मोर्चे पर एक के बाद एक हार मिलने लगी और ये सारा जोश निराशा में बदल गया। देश के अंदर हालात और भी बुरे थे। खाने की जबरदस्त कमी हो गई, शहरों में रोटी के लिए दंगे होना एक आम बात हो गई, और इन सब के बीच जार की सरकार पर से लोगों का भरोसा पूरी तरह से उठ चुका था। और फिर आया फरवरी 1917 का महीना। पेट्रोग्राड में खाने की कमी ने विरोध प्रदर्शनों को और भड़का दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला मजदूरों ने हड़तालों को लीड किया। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब सैनिकों ने अपने ही लोगों पर, प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के हुक्म को मानने से साफ इनकार कर दिया। बस यही वो पल था। इसके कुछ ही दिनों बाद 2 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय को गद्दी छोड़नी पड़ी और इसी के साथ सदियों पुरानी राजशाही का अंत हो गया। जार तो चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद रूस में एक पावर वैक्यूम यानी एक शक्ति का शून्य पैदा हो गया। एक ही साल में 2 क्रांतियां हुई, जो इस बात का सबूत था कि देश कितनी बड़ी उथल-पुथल से गुजर रहा था। इस अजीब सी स्थिति को नाम दिया गया दोहरी शक्ति या ड्यूल पावर। सोचिए, एक ही देश में एक साथ 2 सरकारें चल रही थीं। एक तरफ थी ऑफिशियल अंतरिम सरकार और दूसरी तरफ थी पेट्रोग्रेड सोवियत, जो मजदूरों और सैनिकों की एक बहुत ही ताकतवर काउंसिल थी। जाहिर है, ये एक बेहद अस्थिर और विस्फोटक सिचुएशन थी। तो सवाल यह है कि असली शक्ति थी किसके पास? जो अंतरिम सरकार थी उसने संविधान सभा बनाने और चुनाव कराने जैसे बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन सच तो ये था कि उसके पास कोई असली अधिकार था ही नहीं। वहीं दूसरी ओर जो पेट्रोग्राड सोवियत थी, उसका रेलवे और सेना जैसी जरूरी चीजों पर पूरा कंट्रोल था, और सबसे बड़ी बात, उसे जनता का जबरदस्त समर्थन हासिल था। इसी पूरी उथल-पुथल के बीच एंट्री होती है व्लादिमीर लेनिन की, जो अपने निर्वासन से रूस वापस लौटते हैं। उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद ताकतवर नारा दिया, शांति, भूमि और रोटी। ये नारा सीधा लोगों के दिलों में उतर गया, क्योंकि ये रूसी जनता की 3 सबसे बड़ी मांगों को पूरा करने का वादा करता था। युद्ध का अंत, किसानों को जमीन और भूखे लोगों के लिए खाना। लेकिन बोल्शेविकों का रास्ता इतना आसान भी नहीं था। जुलाई 1917 में उनके नेतृत्व में जो विरोध प्रदर्शन हुए, उन्हें अंतरिम सरकार ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। लेनिन को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा और कई दूसरे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि शायद बोल्शेविक आंदोलन अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन बोल्शेविकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी रणनीति बदली और सही मौके का इंतजार किया।
चलिए अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने अक्टूबर में सत्ता पर कब्जा किया, जिसे इतिहास में अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। लेनिन और ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने एक बहुत ही सुनियोजित विद्रोह की तैयारी की। 24 अक्टूबर की रात को उन्होंने एक एक करके सरकारी इमारतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में उन्होंने विंटर पैलेस पर धावा बोल दिया, जो अंतरिम सरकार का हेडक्वार्टर था, और उसे भी अपने कंट्रोल में ले लिया। सुबह होते होते अंतरिम सरकार का तख्ता पलट हो चुका था। सत्ता में आते ही बोल्शेविकों ने बहुत तेजी से बड़े बड़े बदलाव करने शुरू कर दिए। बैंकों और बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जमींदारों से जमीन छीनकर उसे सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया। उन्होंने संविधान सभा को भंग करके रूस को एक दलीय राज्य बना दिया। और सबसे जरूरी बात, 1918 में जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोविस्क की संधि करके रूस को पहले विश्व युद्ध से बाहर निकाल लिया। क्रांति तो हो गई थी, लेकिन अब असली चुनौती थी एक नए सोवियत राज्य को बनाने की और उसे बचाने की। ये सफर गृह युद्ध की आग से होकर गुजरा और इसका अंत एक महाशक्ति के निर्माण के रूप में हुआ। 1918 से 1920 तक रूस एक भयानक गृह युद्ध की आग में जलता रहा। एक तरफ थे बोल्शेविक, जिन्हें रेड्स कहा जाता था, और दूसरी तरफ थे उनके विरोधी व्हाइट्स और ग्रीन्स, जिन्हें ब्रिटेन और अमेरिका जैसी विदेशी ताकतों का भी सपोर्ट था। इस खूनी जंग में लाखों लोग मारे गए, लेकिन आखिर में जीत बोल्शेविकों की ही हुई। तो चलिए इन सभी घटनाओं को एक बार फिर से इस टाइमलाइन पर देखते हैं। कहानी शुरू हुई 1914 में पहले विश्व युद्ध के साथ। फिर फरवरी 1917 में जार ने गद्दी छोड़ी, जिसके बाद अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। 1922 में जाकर यूएसएसआर यानी सोवियत संघ बना, और फिर 1929 से स्टालिन की सामूहिकीकरण की नीतियां शुरू हुईं, जिसने देश को एक बिल्कुल नए रास्ते पर डाल दिया। सोवियत संघ बनने के बाद स्टालिन के दौर में पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए जबरदस्त औद्योगिकरण किया गया, लेकिन इसकी एक बहुत भयानक कीमत भी चुकानी पड़ी। 1929 में जो सामूहिकीकरण की नीति शुरू हुई, उसके तहत किसानों, खासकर कुलख कहे जाने वाले अमीर किसानों से जबरदस्ती उनकी जमीनें छीन ली गईं। इस नीति का जिसने भी विरोध किया, उसे क्रूरता से कुचला गया। नतीजा ये हुआ कि 1930 से 33 के बीच एक भयानक अकाल पड़ा, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। रूसी क्रांति का असर सिर्फ रूस के सीमाओं के अंदर ही नहीं रहा, इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, और सच तो यह है कि आज भी इसका महत्व बना हुआ है। इस क्रांति ने दुनिया भर में कम्युनिस्ट आंदोलनों को प्रेरणा दी। भारत से लेकर वियतनाम तक कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां बनी। इसने उपनिवेशवाद के खिलाफ चल रहे आज़ादी के आंदोलनों को भी एक नई वैचारिक ताकत दी, और आखिरकार इसी ने पश्चिम के साथ उस शीत युद्ध की नींव रखी, जिसने अगली आधी सदी तक पूरी दुनिया को दो गुटों में बांट कर रखा। तो यहां हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक साल में हुई घटनाएं पूरी दुनिया को आने वाली पूरी एक सदी के लिए एक नया आकार दे दें? और हाँ, अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, ये सामग्री सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी हो सकती है जो सही, सरल और भरोसेमंद नोट्स की तलाश में है। आपका एक शेयर किसी और छात्र की पढ़ाई को आसान बना सकता है।